नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एनटीए नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित इकाई 6 के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण उपन्यास है मानस का हंस। तो मानस के हंस को हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे और इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं आपके एनटीए नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आपने जो होली का त्यौहार है बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर लिया होगा। थोड़ी सी आपकी पढ़ाई में, हमारी पढ़ाई में कुछ बाधा आई होगी, लेकिन अब उसे छोड़ करके, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है एनटीए नेट की बात अगर करें तो जून में संभावित है, 15 जून तक लगभग हो जाएगा। तो जो भी ये इस दौरान बीच में समय है, तो पूरे समय को आप लोग बिल्कुल अपनी जो अध्ययन में लगा दीजिए, अपनी तैयारी में बिल्कुल पूरे समय का प्रयोग करें, ताकि जो अगला यानी कि एनटीए नेट जून का एग्ज़ाम हो उसमें आप बिल्कुल सफल हो। और ऐसा भी देखा जाता है, एनटीए नेट की परीक्षा हो या सीटेट की परीक्षा हो, तो एक बार उसका पेपर थोड़ा सा इजी होता है और दूसरी बार थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसको भी देखते हुए आपको तैयारी करनी है। और आपकी तैयारी में आपके साथ हम लगातार एनटीए नेट जून 2023 के लिए लगे हुए हैं और टीजीटी पीजीटी नेट के पाठ्यक्रम मेरे द्वारा बिल्कुल ट्रिक से और विस्तृत रूप से अपलोड किए जा रहे हैं। और टीजीटी तथा पीजीटी हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है यूट्यूब पर अपलोड हो गया है। जल्द ही आपको प्लेलिस्ट के रूप में आपको यूट्यूब पर शो करेगा। चलें बात करते हैं मानस के हंस की। तो मानस का हंस उपन्यास का जो रचनाकार हैं वो हैं अमृतलाल नागर जी। कब लिखा गया? 1972 में। तो इसका ट्रिक बनाइए, कैसे बनाएंगे? देखो मित्रों, बात करें मानस का हंस, बिल्कुल मानस का हंस, अगर आपके मन में कोई हंस हो तो हंस बिल्कुल कैसा होगा? अमृत की तरह होगा। तो मानस का हंस अमृत होता है और कैसा होता है? और बोले सर बेहतर होता है। बेहतर पार 1972, बेहतर, ठीक है ना? तो दिमाग में रखना होगा कि मानस का हंस बिल्कुल अमृत जैसा होता है। और अगर अमृत का मानस का हंस मिल जाए, अमृत का मिल जाए, मानस का हो, तो बिल्कुल बेहतर होगा, ठीक है ना? तो दिमाग में मोटे मोटे ये जो क्ल्यू है इसे रखिए। और यही जो मिर्च मसाला है आपको एग्जाम में भी भूलने नहीं देगा। अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो हमेशा के लिए अस्थायी हो जाएगा। तो मानस का हंस है ना, और अमृत का हो तो मानस का हो, मानस का हंस हो, अमृत का हंस हो, तो क्या होगा? बोले सर तब तो बहुत बेहतर होगा। बेहतर माने बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना? 1972 में इसका प्रकाशन हुआ है। इतना कुछ देखने के बाद अब चूंकि इस उपन्यास के जो रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, तो थोड़ा सा अमृतलाल नागर के जीवन परिचय को भी हम लोग देखेंगे कि इन दिनों यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? बात करें अमृतलाल नागर जी के जन्म समय की, तो 17 अगस्त सन 1916 ईस्वी में 16 में क्या हुआ? जन्म हुआ। किसका? बोले 17 अगस्त 1916 में अमृतलाल नागर जी का जन्म होता है। कहाँ पर होता है? गोकुलपुरा, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसे दिमाग में रखिएगा। और निधन अगर देखा जाए तो जिसने जन्म लिया उसका मरण भी निश्चित है। तो 23 फरवरी 1990 को, है ना, अमृतलाल नागर जी का जन्म होता है। बस दिमाग में कैसे रखना है? बोले अमृत का क्या? बोले 16 में जन्मा, 90 में, है ना, 90 में क्या हो गया? 90 में लीन हुआ, 90 में लीन, 16 में जन्मा, ठीक है? कौन? अमृतलाल, ठीक है ना? तो अमृतलाल की बात की जाएगी। 17 अगस्त 1916 में इनका जन्म हुआ और 1990 में इनका देहावसान हुआ है, ठीक है ना? तो देखिए मित्रों, बात करें अगर जितने भी उपन्यासकार हैं, रचनाकार हैं, उनका जीवन परिचय इसलिए जानना जरूरी है कि इन दिनों आप यूजीसी नेट, एनटीए नेट में देखेंगे तो एक तो रचनाकार का क्रम मिलाने के लिए, उनकी रचनाओं का क्रम मिलाने के लिए आपको देखा जाए तो बहुतायत प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। इसलिए सबका जीवन परिचय, सबका जन्म और इनका देहावसान, देहांत का समय भी आपके दिमाग में आना चाहिए।
और आने वाले दिनों में अगर टाइम हमको मिला तो जितने भी आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार जो भी हैं, उन सबको उनके मतलब जीवन परिचय को बिल्कुल ट्रिक की सहायता से चुटकी में आप याद करेंगे। ठीक है ना? चलिए बात करें तो 1953 से लेकर के 1956 ईस्वी तक ये आकाशवाणी लखनऊ में एक ड्रामा के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, तो इसे भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। और बात किया जाए अमृतलाल नागर जी ने, तो चकल्लस जो एक पत्र है, इस पत्र का संपादन भी इन्होंने किया है। नागर जी ने मेघराज इंद्र और तस्लीम लखनवी नाम से भी जो है इन्होंने लेखन कार्य किया है, तो दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। मेघराज इंद्र के नाम से और लखनवी, तस्लीम लखनवी के नाम से भी, है ना, अमृतलाल नागर जी ने प्रकाशन किया है, आप कह सकते हैं लेखन कार्य किया है। और इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो मिली है अमृत और विष पर मिली है। ठीक है ना? कब? 1966 में इनकी रचना है, और इसी अमृत और विष पर 1967 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना? बड़ी प्रसिद्ध कृति है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि अमृतलाल नागर जी के जो रचना क्रम में सबसे पहले आप इनके उपन्यास को देखेंगे। तो इनके उपन्यास की बात अगर की जाए तो मोटा मोटा जो उपन्यास आप देख पा रहे हैं, कुल लगभग 14 से 15 उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, जिनमें पहला उपन्यास है महाकाल। अब महाकाल की बात अगर की जाए तो 1947 आप यहाँ पर देख रहे हैं, कहीं कहीं 1946 में मिलता है। ठीक है ना? तो 46-47 में जो महाकाल आया उसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगर महाकाल की बात करते हैं तो महाकाल कब आता है? जब कोई, है ना, चौका छक्का लगाने लगता है तो आप कहते हैं महाकाल आ गया। ठीक है ना? चौका छक्का माने 4-6 यानी कि 46 में। ठीक है ना? और यहाँ पे 47 और 46-47 को आप दिमाग में रख लीजिएगा। कहीं कहीं 46 दिया है, कहीं कहीं 47 दिया है, लेकिन मुझे जो लगता है कि ज़्यादा प्रमाणिक जो है 46 है। ठीक है ना? 46 को दिमाग में आप रख लीजिएगा। बाद में इसका जो है भूख शीर्षक से भी प्रकाशन किया गया था। अगला उपन्यास आप देख पा रहे हैं सेठ बाकीलाल, है ना। तो बाकीलाल की बात करें 1955, ठीक है, 55 बा से बाकी, बचपन, पा से 55, बाकी 55 बाकी, है ना। तो सेठ बाकीलाल क्या करते हैं? बचपन से, है ना, बिल्कुल सेठ वाला काम कर रहे हैं, व्यापारी का काम कर रहे हैं, इसे दिमाग में रखिएगा। अगला उपन्यास है बूंद और समुद्र। भैया बूंद और समुद्र की बात करें तो 5-6 बूंद, 5-6 बूंद बूंद से, है ना, समुद्र भर जाता है ना। 5-6 बूंद करते करते क्या कर लेंगे आप? बूंद बूंद से क्या कर लेंगे? समुद्र भर लेंगे, है ना, समुद्र बन जाता है। तो बूंद और समुद्र 56, 5-6, इसे दिमाग में रखिएगा। इसमें जो लखनऊ के चौक के रूप में भारत के जो विभिन्न, है ना, क्षेत्र हैं उसकी सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है। अगला जो उपन्यास आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे की बात करें तो आप देख रहे हैं 1959 में इसको लिखा गया, और इसमें अवध के जो नवाब हैं उन नवाबों का जो हरासोन्मुख जीवन दिखाया गया है, यानी कि नवाबों का कहीं न कहीं जो पतन होता है उसके पतन को दिखाया गया है। ठीक है ना? अगला जो उपन्यास है सुहाग के नूपुर, और सुहाग का नूपुर अगर बात करें तो 1960 में लिखा गया है, और जो सुहाग का नूपुर होता है बिल्कुल अमृत जैसा होता है। तो अमृत का मतलब होता है कि अमृतलाल नागर जी ने इसको लिखा है, 1960 में लिखा है। किसका वर्णन इसमें है? तो मध्यकालीन जो कुल बधुएं हैं उनको, और जो नागर बधुएं हैं, तो कुल बधुओं एवं नागर बधुओं का चित्रण आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगला है 7 घूंघट वाला मुखड़ा। तो भैया 7 घूंघट वाला मुखड़ा होगा तो बिल्कुल अमृत जैसा होगा, है ना, और बिल्कुल अमृत जैसा होगा तो क्या होगा? छठ से लोग उसको देखेंगे, छठ से इसको, है ना, छठ पार 6-8, ठीक ना। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो 7 घूंघट वाला मुखड़ा, बोले सर 7 घूंघटा वाला मुखड़ा, है ना, कोई गाना भी है चाँद वाला मुखड़ा, है ना। तो 7 घूंघट वाला मुखड़ा बिल्कुल अमृत वाला होता है, और छठ से लोग, छठ से मतलब झट से, 6-7 छठ से लोग उसको देखने के लिए पास आते हैं, जुट जाते हैं। इसमें जो मसरूर बेगम है उनके नारी हृदय का चित्रण आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अगला उपन्यास है एकदा नैमिषा राणे, है ना। तो एकदा नैमिषा राणे की बात करें तो बिल्कुल 1972 में लिखा गया है, यानी कि एकदा नैमिषा राणे। नैमिषा राणे क्या है? बोले अरण्यों में अरण्य, कौन सा अरण्य? बोले एकदा नैमिषा राणे क्या है? बेहतर है। ठीक है ना। अब बेहतर की बात की जाए तो 1972 में लिखा गया है। इसमें आचार्य जो भार्गव हैं उनके सोम आहुति और जो नैमिष आंदोलन है
उसका वर्णन किया गया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि नैमिष आंदोलन और सोम जो भार्गव की सोम आहूत का वर्णन इसमें किया गया है। अगला उपन्यास जो कि इसी समय लिखा गया था, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं, मानस का हंस, ठीक है ना, 1972 में। और मानस का हंस बिल्कुल बेहतर होता है। अब इसका अगर विषय वस्तु देखा जाए तो इसमें तुलसीदास जी के जीवनी एवं उनकी व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला उपन्यास है बहुत नाचो गोपाल। भाई देखो, कोई व्यक्ति अगर अमृत पा जाएगा तो बहुत नाचेगा, खुशी से बहुत नाचेगा, ठीक है ना। और इतना नाचेगा, बोले सर 7-8 घंटा तो नाचेगा ही। 7-8 घंटा, 7-8 पार 78, 7-8 पार 78, यानी कि 7-8 घंटा वो नाचेगा जो व्यक्ति अमृत पा लेगा, ठीक है। चलिए आगे है कि खंजन नयन। अब कोई व्यक्ति जब अमृत पी लेगा तो उसका नयन जैसे बिल्कुल खंजन की तरह हो जाएगा, है ना। तो खंजन नयन होगा और बिल्कुल एक सा दिखाई देगा, 181, है ना, 1981 में लिखा गया है, जिसमें बात की जाए तो सूरदास के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर आधारित है, ठीक है ना। बिखरे तिनके। अगला उपन्यास आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल दिखाई देगा, बिखरे तिनके। अब भाई बिखरे तिनके होंगे, बासे बिखरे, बासे 82, बिखरे तिनके कितने, बोले सर 82, बासे बिखरे, बासे 82 तिनके। अब बिखरे तिनके किसके, बोले अमृत के अगर 82 तिनके बिखर जाएं तो क्या होगा, तो भैया बड़ा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो बिखरे तिनके, बासे बिखरे तिनके, बासे 82 किसके, अमृत के। अमृत भार अमृतलाल नागर जी का लिखा गया है। और अगला उपन्यास है अग्नि गर्भा, है ना। अग्नि के गर्भ में अग्नि है तो कैसे, बिल्कुल 83, है ना। और क्या है, बिल्कुल अमृत है। तो अग्नि है, गर्भ में अग्नि है और 83 में है बिल्कुल, और अमृत की जैसी है, इसे भी ध्यान में रखना होगा। अपनी अग्निगर्भा 1983 में। करवट, है ना। तो अगला उपन्यास आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल करवट, है ना। करवट की बात की जाए तो 1985 में, है ना, है ना। कोई व्यक्ति क्या करेगा, अगर 85 करवट लेगा, 85 करवट लेगा तो 85 करवट क्या होगा, बिल्कुल अमृत का होगा। अमृत के 85 करवट, है ना। इसमें लखनऊ के एक खत्री परिवार है और उस खत्री परिवार की जो 3 पीढ़ियां हैं, उन 3 पीढ़ियों का चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत अमृतलाल नागर जी ने किया है। और अगला और अंतिम उपन्यास आप देख पा रहे हैं, पीढ़ियां, है ना। तो भैया देखो, अगर किसी व्यक्ति की 90 पीढ़ियां आप देख लें तो बिल्कुल आपको अमृत का दर्शन हो गया, ठीक है ना। तो 90 पीढ़ियां अमृत, 90 पीढ़ियां अमृत, यानी कि पीढ़ियां उपन्यास अमृतलाल नागर का है। तो इन सबको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एनटीए नेट की परीक्षा की अगर बात करें तो क्रम मिलाने के लिए यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। यानी कि जितने भी आपके पाठ्यक्रम में उपन्यासकार हैं तो उनके सभी उपन्यास, जितनी कहानी है उनके सभी कहानी, जितने नाटक उनके सभी नाटकों का क्रम भी आपको पता होना चाहिए। तो इसे ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या बोले सर, महाकाल आ गया। महाकाल आया क्यों, क्योंकि चौका छक्का लगने लगा तो महाकाल आ गया। और अमृत, ठीक ना। तो अमृत के चौके छक्के लगने लगे तो महाकाल हो गया, ठीक है ना। महाकाल पार महाकाल लिखा गया इनके द्वारा। सेठ भागेमाल को आपने देखा सर, बिल्कुल बचपन से क्या करते थे, अमृत, ठीक है ना। अमृत जैसा बोलते थे, अमृतवाणी बोलते थे, या अमृतवाणी याद करते थे। अमृत पार अमृतलाल नागर, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। बूंद और समुद्र, बात करें बूंद और समुद्र से, 5-6 बूंद की अमृत अगर मिल जाए तो समुद्र बन जाता है ना। कहने की बूंद मिल जाए तो समुद्र हो गया। कितने बोले थे, 5-6 बूंद अगर केवल मिल जाए अमृत की तो बूंद नहीं बल्कि समुद्र है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। शतरंज की मोहर, बोले सर शतरंज की अगर 59 मोहर हमको मिल जाए तो बिल्कुल हमारे लिए अमृत है, ठीक है ना, इसे दिमाग में रखिएगा। और सुहाग के नूपुर, ना से नू, नपुर, सुहाग के नूपुर 60, सा से सुहाग, सा से 60, सुहाग के नूपुर 60, ठीक है ना। और सुहाग के नूपुर अगर 60 मिल जाए तो भैया अमृत है, इसे ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। आगे देख रहे हैं अमृत और विष, भैया अमृत है ना। अगर विष भी अमृत बन जाए तो बिल्कुल अच्छा होगा। अच्छा माने 6, है ना। तो अमृत और विष, अगर विष भी अमृत हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, यानी कि 66 में लिखा गया है। और 7 घूंघट वाला मुखड़ा अगर किसी को दिखाई दे तो भैया क्या हो जाएगा, बोले सर वो तो अमृत हो गया। और अमृत होगा तो लोग क्या करेंगे, छठ से उसके पास दर्शन करने के लिए आते हैं। छठ माने 6 और 8, ठीक है ना, 68। एकदा
नैमिषारण्य की बात करें तो एक साथ एकदम नैमिषारण्य क्या है, बिल्कुल बेहतर है और अमृत जैसा है। 72 अमृतलाल नागर ने। नाचो बहुत गोपाल, कोई व्यक्ति क्या है अमृत पा जाएगा तो बहुत नाचेगा, इतना नाचेगा कि बिल्कुल 7-8 घंटे तक नाचेगा। इसमें भंगी समाज का वर्णन किया गया, इसे भी ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। ठीक है। खंजन नयन बिल्कुल एक से है ना, अमृत कोई पी लेगा तो उसका नयन खंजन जैसा होगा, एक से होगा, एक सा मतलब 81 हो जाएगा। बासे बिखरे तिनके और बासे 82 में बिखरे तिनके, किसके बोले अमृत के, अमृतपाल अमृतलाल नागर। अग्निगर्भा, अग्नि के गर्भ में क्या है बोले सर 83, अग्नि के गर्भ में 83 क्या है, रत्न है ना, या अमृत के रत्न है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। करवट है ना, करवट की बात करें तो 85 करवट लेता है कोई व्यक्ति, क्या है अगर अमृत पी लिया तो 85 करवट लेगा। और पीढ़ियाँ, अगर कोई व्यक्ति 90 पीढ़ियों तक जिंदा है, 90 पीढ़ियों को देख लेता है तो उसने समझ लीजिए कि अमृत को प्राप्त कर लिया है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। अब आगे अमृतलाल जी के कुछ कहानी संग्रह हैं जिन्हें भी आप देखते हुए चलें। बात करें पहले कहानी संग्रह की तो वाटिका, जिसे इन्होंने 1935 ईस्वी में लिखा। दूसरी जो कहानी संग्रह है अवशेष 1937 में। तीसरा कहानी संग्रह है तुलाराम शास्त्री 1941 में। और चौथा है आदमी नहीं 1947 में। पांचवा दास्ता 1948 में। छठा है एक दिल हजार दस्ताना 1955 में। एटम बम 1956 में। पीपल की परी 1963 में। और कालदंड की चोरी 1963 में। मेरी प्रिय कहानियाँ 1970 में। पांचवा दास्ता और 7 कहानियाँ 1970 में। भारत पुत्र नौरंगी लाल 1972 में। और सिकंदर हार गया 1982 में इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह हैं। इसके साथ ही एक दिल हजार अफसाना 1986 में इनके द्वारा लिखे गए लगभग सभी कहानी संग्रह हैं, तो इसे भी आप आसानी से देख सकते हैं। आगे बात करें व्यंग्य रचनाएं की तो व्यंग्य रचनाओं में आप देख रहे हैं नवाबी मसनद 1939 में। सेठ बाकेमल 1900 यहाँ पे 44 दिया है बट ये है 1955 में। ठीक है ना। कृपया दाएं चलिए 1973 में। हम जो है फिदाए लखनऊ 1973 में। मेरी श्रेष्ठ रचनाएं 1985 में। और चकल्लस 1986 में इनके द्वारा लिखी गई व्यंग्य रचनाएं हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी अस्पष्ट हास्य व्यंग्य रचनाएं हैं जिनका संकलन जो है इन्होंने कुछ फुटकर रूप में किया है, उसे भी आप देखते हुए चलिए। नाटक की बात करें तो नाटक में आप देख पा रहे हैं युगावतार 1956 में। बात की बात 1974 में। चंदन बन 1974 में। चक्करदार सीढ़ियाँ और अंधेरा 1977 में। उतार चढ़ाव 1977 में। नुक्कड़ पर 1981 में। और चढ़त न दूजो रंग 1982 में। ये प्रसिद्ध अमृतलाल नागर जी के नाटक हैं। ठीक है। अन्य अगर बात की जाए कृतियाँ तो कुछ कृतियाँ ऐसी हैं जैसे गदर के फूल 1957 में इनके द्वारा लिखा गया है, जो कि 1857 की प्रसिद्ध क्रांति के संबंध में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है। ठीक है ना। आगे देखेंगे कोठे वालियाँ, इन्हीं के 1960 में लिखा गया है, जिसमें व्यवसायों की समस्या पर लिखा गया मौलिक एक सामाजिक मौलिक नाटक है, जो कि सामाजिक सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ मोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाल साहित्य की बात करें तो नटखट चाची 1941 में। निदिया आज़ा 1950 में। बजरंगी नवरंगी 1900 बात करें तो 69 में। आगे बजरंगी पहलवान 1969 में। बाल महाभारत 1971 में। और इतिहास झरोखे 1970 में। बजरंग स्मगलरों के फंदे में 1972 में। हमारे युग निर्माता 1982 में। और 6 युगों का निर्माता 1982 में। अक्ल बड़ी या भैंस 1982 में। आओ बच्चों नाटक लिखें, है ना, तो 1988 में। सतखंडी हथेली इनके द्वारा लिखे गए कामालिक 1990 में। और फूलों की घाटी 1997 में। बाल दिवस की अगर देखा जाए रेल 1997। और 7 भाई के बीच चंपा 1998 में। इकलौता लाल 2001 में। साझा 2001 में। सोमू का जन्मदिन 2001 में। और शांति निकेतन के संत का बचपन 2001 में। इनके यानी कि अमृतलाल नागर द्वारा लिखे गए है ना बाल साहित्य हैं। और त्रिकोण विजय, ठीक है, इसे भी आप देख लीजिएगा। और संपादन की बात करें तो सुनीत 1934 में। सिनेमा समाचार 1900 बात करें 1935 से 66 तक। अल्लाह कह दे 20 दिसंबर 1937 से 3 जनवरी 1938 तक एक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। चकलस फरवरी 1938 से लेकर के 3 अक्टूबर 1938 तक एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसका इन्होंने संपादन किया।
नया साहित्य 1945, शनिचर 1949 और प्रसाद 1953 से 54 में। इन सभी जो मासिक पत्रों का संपादन अमृतलाल नागर द्वारा किया जा चुका है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। संस्मरण की बात करें तो गदर के फूल और ठीक है ना, वे ये कोठे वालियाँ तथा जिनके साथ जिया, इनके संस्मरण है, इसे भी ध्यान में रखना है। अब आगे ज़्यादा अगर महत्व देखा जाए तो पुरस्कार को देखा जाए। पुरस्कार की बात करें तो बुध और समुद्र पर काशी नागरिक प्रचार द्वारा विक्रम संवत 2015 और 2018 तक इनको क्या बात किया जाए तो बटुक प्रसाद पुरस्कार इनको मिला है, बुध और समुद्र पर, बासे बुध बासे बटुक, ठीक है ना। सुहाग के नूपुर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1962-63 में इन्हें प्रेमचंद पुरस्कार मिला है। अमृत और विष की बात करें तो 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। अमृत और विष पर 1970 में सोवियत नेहरू पुरस्कार भी मिला है। तो देख लीजिए, अमृत और विष इनकी प्रसिद्धि का आधार है, इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत नेहरू पुरस्कार मिला है। मानस का हंस पर मध्य प्रदेश शासन साहित्य वर्ष 2072 में अखिल भारतीय बात करें तो वीर सिंह देव पुरस्कार इनको मिला है। मानस के हंस पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1973-74 में राज्य साहित्यिक पुरस्कार भी मिला हुआ है। और हिंदी रंगमंच के विशिष्ट सेवा हो तो 1970-71 में उत्तर प्रदेश नाट्य अकादमी द्वारा भी इनको पुरस्कृत किया गया है। खंजन नयन पर बात करें तो भारतीय कला कलकत्ता वर्ष 1984 में अगर देखा जाए तो वहाँ पे नथमल है ना भुआ लका पुरस्कार इनको मिला है। और वर्ष 1985 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारतीय सम्मान 22 दिसंबर 1989 को इन्हें दिया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य प्रशस्ति की उपाधि भी इनको मिल चुकी है। तो मोटी मोटी ये सब चीज़ें आप दिमाग में थोड़ा सा रख ले लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। अब आगे मानस का हंस उपन्यास जो कि अमृतलाल नागर द्वारा 1972 ईस्वी में लिखा गया है और आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो मानस के हंस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं उन सभी पात्रों को आपको जानना चाहिए, क्योंकि पात्रों से संबंधित प्रश्न आपके एनटीए नेट की परीक्षा में बहुतायत पूछे जाते हैं। बात करें पात्र परिचय की तो सबसे पहला पात्र है मैना कहारिन, दूसरा पात्र आप देखेंगे बतासो और तीसरा रत्ना, जिन्हें आप रत्नावली भी कहते हैं। तो ध्यान में रख लीजिएगा, रत्नावली कौन है? बाबा तुलसीदास जी की जो पत्नी है उनका नाम रत्नावली है और पंडित दीनबंधु की पुत्री हैं। तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। जिनके कहने पर जो है यानी कि इन्होंने एक बैंक कहा था, उस बैंक का असर तुलसीदास पर पड़ा और ये हमेशा के लिए घर छोड़कर काशी चले जाते हैं। वहाँ पर वाल्मीकि जी की कथा का वाचन करते हैं और बाद में रामचरितमानस जैसे सर्वश्रेष्ठ आप कह सकते हैं महाकाव्य की रचना करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगला जो पात्र है श्यामों की बुआ, जिन्हें आप देख पा रहे हैं। आगे हैं बाबा की बात करें तो बाबा तुलसीदास स्वयं हैं जो कि प्रमुख पात्र हैं और तुलसीदास जी की जीवनी और व्यक्तित्व को ही मानस के हंस उपन्यास में दिखाया गया है। तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं राजा नाम का एक पात्र है जिसका मूल नाम रजिया है। तो राजा रजिया के नाम से पुकारे जाने वाला पात्र है और बाबा से अगर उम्र की बात करें तो एक दिन छोटा है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे आप देख पा रहे हैं संत बेनी माधव जी जो कि शुकर खेत के निवासी हैं और बाबा तुलसीदास जी के शिष्य हैं, जिनकी उम्र 50 से 55 वर्ष बताई जाती है। तो इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। अगला पात्र रामू द्विवेदी जो कि काशी से आए हुए बाबा तुलसीदास जी के शिष्य हैं। इनकी उम्र जो है 31 वर्ष है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगला पात्र बकरीदी कक्का जो कि बाबा से आए में 4 दिन बड़े हैं। तो बा से बकरीदी, बा से बाबा, बाबा से बड़े हैं, कितने बोले सर? 4 दिन बड़े हैं, ठीक है। अगले जो पात्र के रूप में देख रहे हैं पंडित गणपति उपाध्याय जो कि बाबा के पुराने शिष्य हैं। 68 से 69 वर्ष इनकी उम्र है। तो दिमाग में इसे भी रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बूढ़ा रामजानी जो कि बकरीदी दर्जी का छोटा बेटा है, 61-62 वर्ष का है, ठीक है ना। तो बूढ़ा रामजानी है ना, बकरीदी दर्जी का है ना। तो बकरीदी दर्जी कौन है? जो इनसे 4 दिन बड़े हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। उन्हीं का लड़का कौन है? बूढ़ा रामजानी है। आगे आप देख पा रहे हैं शिवदीन दुबे, ननकू और मनकू जो कि गांव के लोग हैं। तो शिवदीन, ननकू, मनकू ये सब जो है गांव के लोग हैं। हुलसिया जो कि पढ़ाइन की मुँह बोली ननंद है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला पात्र आप पढ़ाइन को देखेंगे
और पंडित आत्मा राम भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि है ना, बात किया जाए तो तुलसीदास जी के पिता हैं। आगे एक पात्र आपको दिखाई देंगे भैरव सिंह, तो भैरव सिंह को भी दिमाग में रखिएगा। तो बात करें मोटा मोटा, तो आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पात्र जो है मानस के हंस उपन्यास से संबंधित है, या कौन सा एक पात्र ऐसा है जो मानस के हंस उपन्यास से संबंधित नहीं है। तो मानस के हंस में आपको बैठाना है माँ से मैना, माँ से मानस। तो मैना का हरिण, मानस का हंस। अब देखिए मानस का हंस है तो बतासो, बतासा खिलेगा भैया बतासो, वहाँ की दूसरी पार्ट है। रत्नावली तो रहेंगी ही, जहाँ जहाँ तुलसीदास वहाँ वहाँ रत्ना एवं रत्नावली। श्यामक की बुआ अगली पात्र है, बाबा तुलसीदास स्वयं है। एक पात्र देखेंगे राजा, जिसे रजिया के नाम से लोग पुकारते हैं, आय में बाबा से एक दिन छोटा है, ये ध्यान रखिएगा। संत बेनी माधव जो कि सुकर खेत के निवासी हैं और बिल्कुल तुलसीदास जी के शिष्य हैं, जिनकी उम्र 55 है ना, 50 से 55 वर्ष बताई गई है। आगे देखेंगे रामू द्विवेदी, जो कि काशी से इनके आए हुए शिष्य हैं। बकरीदी अक्का की बात करें तो आय में 4 दिन तुलसीदास जी से बड़े हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और आगे पंडित गणपत उपाध्याय, जो कि इनके पुराने शिष्य हैं, ध्यान रखिएगा। और बूढ़ा रमजानी की बात करते हैं तो बकरीदी दर्जी का छोटा बेटा है, ठीक है ना। शिवदिन बाबू, ननकू, मनकू, ये सब गांव के लोग हैं। और हुलसिया पंडिताइन की मुँह बोली नंद है, और पंडिताइन तथा पंडित आत्माराम और भैरव सिंह की बात करें तो मानस के हंस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, इसलिए इसे बिल्कुल गंभीरता से दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे बात करें मानस के हंस कथा वस्तु की, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि मानस का हंस 1972 में किसने लिखा? अमृतलाल नागर जी ने लिखा हुआ है। मानस के हंस की जो मोटी बात अगर की जाए तो इसमें आप देख पा रहे हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय और इनका व्यक्तित्व है मानस के हंस में बिल्कुल वर्णन किया गया है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है 17वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन दुर्भाग्य बस उनके जीवन के बारे में अधिकृत जानकारी नहीं मिलती है। तो इसलिए जो उपन्यासकार अमृतलाल नागर जी हैं, उनकी जीवन गाथा लिखने के लिए जितनी भी जनश्रुतियाँ हैं और लोक कथाएँ हैं, तो उन सबको सहारा लिया है। यानी कि लोक कथाएँ और जनश्रुतियों के माध्यम से जो मानस का हंस उपन्यास है, उसे अमृतलाल नागर जी ने लिखने का प्रयास किया है। विशेषता की बात करें तो विशेषता के रूप में आप कह सकते हैं कि इस उपन्यास की जो विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए जो हिंदी उपन्यास के इतिहास में गोपाल राय जी लिखते हैं कि उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है वह इतना सजीव, तर्क संगत और सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य ना होते हुए भी यह पूर्णतः यथार्थ बन गया है। तो ये बातें बिल्कुल कौन कह रहे हैं? गोपाल राय जी कह रहे हैं। कि गोपाल राय जी कह रहे हैं कि तुलसी के जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक का जो भी जीवन चरित्र अमृतलाल नागर जी ने प्रस्तुत किया है वह इतना सजीव, तर्कसंगत और सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य ना होते हुए भी वह एक यथार्थ बन गया है। तो ऐसी बातें जो हैं गोपाल राय जी कह रहे हैं। कथा वस्तु की बात करें तो मानस का हंस उपन्यास का कथानक आप देखे हैं कि तुलसीदास का जो आविर्भाव होता है ऐसे समय में हुआ है जब भारत प्राचीन ने जो संस्कृत से समन्वित मुगलों के तले दबा हुआ था। अर्थात जब देश में संकट आया हुआ था, युद्ध चल रहा था और जो सत्ता है इसका हस्तांतरण हो रहा था, तब तुलसीदास जी का जन्म हुआ है 1523 ईस्वी में, है ना। अब जन्म के समय इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और पिताजी द्वारा इनका त्याग कर दिया जाता है। ऐसा आप जानते हैं कि जब पैदा हुए थे तो ये राम राम बोलते थे, तो इनका नाम राम बोला पड़ गया और इनको घर से जाना गया कि अद्भुत नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो इनको जो है घर से त्याग दिया गया था। एक दाई जिनका नाम पार्वती बताया गया है, पार्वती ने इन्हें पाला पोसा, वह भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी, इसलिए जो तुलसीदास जी का जीवन भी कुछ वैसा ही रहा। उस वक्त तुलसीदास का जो नाम था वो राम बोला था। पार्वती के निधन के बाद ये भटकते भटकते सुकर खेत जा पहुँचे और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक हनुमान मंदिर था। उस हनुमान मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगते हैं और इस तरह से
जो है तुलसीदास जी की हनुमान भक्ति शुरू होती है। वह मंदिर के जो बंदरों के साथ घुल मिल गए, वह उनसे अच्छी दोस्ती भी हो गई। इसी दौरान उनकी भेंट एक बार नरिहर बाबा से होती है और बाबा जो है इन्हें भीख मांगने के कार्य से हटाते हैं और अपने साथ जो है इनको रख लेते हैं। बाद में कुछ दिन बाद जो है बाबा नरिहर आगे चलते हैं और इन्हें जो है ले जा करके काशी के जो महान विद्वान उस समय थे शेष सनातन के सानिध्य में छोड़ देते हैं। ये उस समय बालक ही थे तथा अपने डर को खत्म करने के लिए हनुमान जी का जो चालीसा होता था यानी कि पद याद करते रहते थे तथा उनके पद को गुनगुनाते थे, जिसके कारण हनुमान चालीसा की रचना भी संभव हो पाई है। इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए और जब कई वर्ष बीत गए तो आगे चलकर यही बालक जब 23-24 वर्ष की उम्र का होता है तो तुलसीदास शास्त्री के नाम से जाना जाता है। अब ये तुलसीदास काशी के नए पंडितों में प्रशंसा पा रहे हैं, लोगों को चौपाइयाँ आदि सुनाने का कार्य भी करते रहते हैं। इसी दौरान बताया जाता है जब ये युवा हैं 23-24 वर्ष के हैं, खूब मान सम्मान इनको मिल रहा है, उसी दौरान इनकी जो मुलाकात मोहिनी नाम की एक वेश्या से भी हो गई। इसकी पुष्टि के लिए इन्होंने कुछ दोहा भी लिखा हुआ है कि तन तरपत तू अब मिलन बिन, है ना, तन तरपत तासे तन तासे तुरपत तू से तू मिलन बिन। बड़ा सुंदर अनुप्रास अलंकार है कि तन तरपत तू मिलन बिन। ऐसी पंक्तियों से लोग पुष्टि करते हैं कि जो है ये मोहिनी नामक वेश्या के जो है संपर्क में भी आए थे। वही कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पंक्ति तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखा होगा, उनका मानना है। और कुछ का मानना है कि भाई जब तुलसीदास जी सदैव अपनी पत्नी के साथ चिपके रहते थे और उन्हें मायके भी नहीं जाने देते थे, तो फिर उन्हें दोहावली वाली चिट्ठी भला क्यों लिखनी पड़ी। और एक जगह इन्होंने अन्य दोहे में लिखा है कि तड़ी शब्द का प्रयोग किया है, तो उस आधार पर भी लोग कहते हैं कि अगर तुलसीदास की पत्नी के लिए अगर लिखा होता तो वहाँ पर भामनी शब्द का प्रयोग करते, लेकिन तरोड़ी शब्द का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये जो है मोहिनी के संपर्क में थे। आगे एक लाइन और मिलती है कि मृग नयनी के नयन सर को अस लाग न जाही। ये पंक्तियाँ अभी तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई मानी जाती हैं। तो उक्ति पंक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी के बात करें तीरे में, है ना, हर व्यक्ति जो है बधा होता है। तो नासमझ जवानी में काशी निवासी तुलसी का भी अगर किसी ऐसे दौर में किसी के साथ गुजरना पड़े तो कोई अनहोनी वाली बात नहीं है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये उम्र का तकाजा है कि ऐसा हो सकता है। तुलसी ने बाद में मोहिनी का त्याग कर दिया और वापस राम भक्ति में लग गए, ऐसा इस उपन्यास में दिखाया गया है। बाद में तुलसीदास जी का विवाह भी होता है और विवाह होता है तो पंडित दीनबंधु की पुत्री जो कि बड़ी रूपवती और गुणवती हैं, जिनका नाम रत्ना या रत्नावली कहा गया है, उनसे होता है। तुलसीदास जी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। कुछ समय बाद इनको एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई है और एक दिन की बात है कि किसी कारण से जो है या किसी बात से रत्नावली को मायके जाना पड़ता है। तो तुलसीदास जी इस वियोग को नहीं सह पाते हैं और आधी रात को उमड़ती हुई, जिसे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल उफान पर थी नदी, तो उफनाती हुई नदी को पार करके रत्नावली के पास से पहुँचते हैं। तो उनको देखकर रत्नावली खुश नहीं होती हैं, बल्कि ऐसी बात कह देती हैं जो कि इनके दिल को चुभ जाती है। और एक प्रसंग आपने देखा होगा ना कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन रत्नावली ने कही है कि अस्ति चर्ममय देह में तामय ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम में होत न तो भोभीत। तो कहने का आशा है कि हड्डी और मांस से बनी हुई हमारे शरीर से अगर आपको इतना प्रेम है, अगर इतना प्रेम आप श्री राम में करते तो आपको इस संसार से कोई रोक ही नहीं सकता था, आप इस संसार से पार हो जाते, है ना। यानी कि आप इस संसार की जितनी भी बाधाएं हैं, जिसके भी कष्ट हैं, उसको आप पार कर लेते। तो ऐसा कुछ वहाँ पे कहे हैं। लेकिन उपन्यास की बात अगर की जाए तो उपन्यास में रत्नावली जी ने
एक व्यंग्य में कहा कि स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर है कि नारी भले ही काम बस माता क्यों ना बने, किंतु माता बनकर वह निष्काम हो जाती है, और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोझ भली प्रकार से अनुभव नहीं कर पाता है। ये व्यंग्य, एक बार फिर इस व्यंग्य को देखिए कि स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर है कि नारी भले काम बस माता क्यों ना बने, किंतु माता बनकर वह निष्काम हो जाती है, और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोझ भली प्रकार से अनुभव नहीं कर पाता है। ऐसा व्यंग्य जो है रत्नावली ने तुलसीदास जी को सुनाया था। अब तुलसीदास को सब कुछ समझ में आ जाता है तथा वे अपना परिवार हमेशा के लिए त्याग करके काशी में चले जाते हैं, और काशी में आकर वाल्मीकि रामायण वाँचते हैं, और यहीं पर इन्होंने रामचरितमानस भी लिखा है। एक दिन पुत्र के निधन के बाद रत्नावली तुलसीदास जी के पास आती हैं तथा उनके साथ मंदिर में रहने के लिए निवेदन करती हैं, बोलती हैं, परंतु तुलसीदास अब राम भक्ति में लीन रहने के कारण उनको अपने पास रखने से मना कर देते हैं। रत्नावली तब समझ जाती है और कहती है कि जब मैं मरने को हूँ तो एक बार आप आकर मुझसे दर्शन दे देना, ऐसा इनसे निवेदन करती है। और उस निवेदन को तुलसीदास मान भी लेते हैं, और इस प्रकार जब रत्नावली के मरने का दिन निकट आता है तो तुलसीदास वहाँ जा कर के उसे अपना दर्शन देते हैं, और तब रत्नावली को बड़ा सुकून मिलता है। वह सुकून के साथ मरती है और उसे अपने पति पर गर्व भी होता है। तो इस प्रकार से रत्नावली की मृत्यु हो जाती है, और रत्नावली की मृत्यु के 1 साल बाद ही तुलसीदास जी का भी निधन हो जाता है। तो इसी के साथ जो है आपका मानस का हंस उपन्यास है समाप्त हो जाता है। कुछ विशेष कथन जो कि आपको इस उपन्यास में देखने को मिलेंगे तो इन्हें आप देख लीजिए, और अगर आप नोट कर सकिएगा तो नोट भी कर लीजिएगा। जिनमें पहला आप देख पा रहे हैं एक कथन है कि मैं तो प्रीति को बढ़ाना चाहता हूँ पर प्रतीत क्यों नहीं होती है। तुलसीदास जी ने कहा है, और ये भगवान श्री राम जी के प्रति कहा है कि मैं तो प्रीति को बढ़ाना चाहता हूँ पर प्रतीत क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो तुलसीदास कहते हैं, किससे कहते हैं? भगवान श्री राम जी से कहते हैं। ये बात आप देखिएगा। दूसरा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिसे विशेषता में हम लोगों ने देखा है, ये पंक्ति ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, गोपाल राय वाली। और तीसरा एक उक्ति या कथन आप देख पा रहे हैं कि हिंदी कथा साहित्य में भले ही प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं, लेकिन उनके गोदान की टक्कर का कोई कालजयी उपन्यास अगर कभी ढूंढा जाएगा तो समीक्षक निश्चय ही मानस का हंस को स्वीकार करेंगे। ये बात डॉक्टर नागेंद्र जी ने कही है, तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, कि हिंदी कथा में भले ही प्रेमचंद कथा सम्राट हैं, सत्य है, सब लोग जान रहे हैं, उनके गोदान की टक्कर की अगर कोई कालजयी रचना यानी कि उपन्यास अगर ढूंढा जाएगा तो समीक्षक निश्चित रूप से मानस का हंस जो है को ही स्वीकार करेंगे। कहने का आशा है कि इन्होंने अगर बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद के टक्कर के बाद दूसरा स्थान जो है मानस के हंस को स्वीकार किया है, डॉक्टर नागेंद्र जी ने स्वीकार किया है। तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। एक जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती है। तो कहने का आशा है कि टूटी फूटी झोपड़ी हो और बीच में कोई अकेला एक महल हो तो उससे कोई शोभा नहीं होती है। वह अपनी सारी जो भव्यता है उस भव्यता को क्या करता है, बिल्कुल कह रहे हैं ना, भव्यता कलात्मकता को बिल्कुल क्या करता है, क्रूर और गंवार लगता है। तो ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, है ना, कि टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेले कोई महल हो वो शोभा नहीं देता है। वह अपनी सारी भव्यता कलात्मकता और क्रूरता को गंवार लगता है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। मानस के हंस में, है ना, बिल्कुल तुलसीदास जी ने लिखा, अमृतलाल नागर जी ने लिखा है, और 374 पेज संख्या पे आप जाकर इसको देख सकते हैं। आगे नागर जी की यह टिप्पणी जो है समाजवादी व्यवस्था के प्रति उनके दृढ़ जो बात करें आग्रह को दिखाती है। तुलसीदास की टिप्पणी के बारे में आप जानते हैं वो वाली पंक्ति, ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पर रत्नावली ने जो है सवाल भी उठाती हैं, इस बात को भी आप देख सकते हैं। और बात करें अगर मोटा मोटा सब कुछ देखने के बाद तो आपके दिमाग में ही आएगा कि बहरहाल
स्त्रियों के प्रति जो तुलसीदास जी के मन में तब तक कोई दुर्भावना नहीं है जब तक वह सीता की तरह चरित्रवान हो। तो कहने का आशा है कि नारियों का सम्मान तुलसीदास जी बखूबी करते हैं। अगर वह बिल्कुल चरित्रवान हो, सीता जैसी हो, तो नारी का सम्मान की बात जो है ना, बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं। तो इस प्रकार से मोटा मोटा मानस का जो हंस है, इसके लेखक का परिचय, उनकी रचनाएं और इस उपन्यास के सभी पात्र और पास से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन या बिंदु है उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, जो लिखने योग्य चीज़ें हैं उसे लिख लीजिएगा, और अगर आपको PDF की आवश्यकता पड़ेगी तो इधर देखते हैं 1-2 दिन बाद जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप है, NTNet 2023 जून वाला एक ग्रुप हम लोग बना लेते हैं। उस ग्रुप के माध्यम से आपको जितनी भी क्लासें मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी उसकी PDF आपको वहाँ पर दे दी जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कास्ट होगा, और आपको पूरा सिलेबस विस्तृत रूप से ट्रिक की सहायता से समय से पूर्व करा लिया जाएगा। बस आपको विश्वास करना है और हमारे साथ विश्वास करके जुड़िए, और जो भी मैटर आपको उपलब्ध कराया जाए उसको बिल्कुल 2, 3, 4, 5 बार जरूर पढ़िए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कोई एक नया उपन्यास लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।